हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय की जो कक्षा 7वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा 2024-25 के लिए प्रदान की गई है, उसके प्रश्न के उत्तर देखेंगे। अध्याय 2 और प्राणियों में पोषण, इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि उनके आंसर हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, चैप्टर स्टार्ट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस प्रकार के वीडियो आपको और भी चाहिए हैं कि नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न के उत्तर देखने से पहले पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, जिसमें हमें देखना है कि आपको ये करना है कि आपके जो सहपाठी हैं, आपको सहपाठियों की सूची बनाना है और उन्होंने पिछले दिनों में भोजन में जो भी प्राप्त किया है तो आपको ऐसे भोज्य पदार्थ के नाम बताना है जो कि आपके सहपाठियों के द्वारा प्रोटीन के रूप में लिए गए हों, जैसे कि दूध, दही, पनीर, दाल, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस आदि। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको आपके साथ जो भी सहपाठी पढ़ रहे हैं उनके आपको अपने नाम लिख देना है। जो भी आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। और जिसने जो भी खाया है तो आपको जो प्रोटीन के सोर्स हैं, प्रोटीन के स्रोत होते हैं, जो चीज़ आपके दोस्तों ने खाई हुई है उनके नाम आपको देना है, जैसे दूध, पनीर, अंडा, सोयाबीन की दाल होती है, हम दाल के रूप में इसको लिख सकते हैं। आप चाहें तो केवल दाल लिख लें क्योंकि अपन को एग्जाम्पल में यहाँ पर दाल दिया हुआ है, और नहीं तो प्रॉपर नाम भी लिख सकते हैं, मूंग दाल, मूंगफली। इस प्रकार से आप ये प्रोटीन के जो सोर्स हैं, स्रोत होते हैं, उनके नाम सहपाठियों के नाम के आगे आप बता सकते हैं। इसके बाद हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो शुरू होता है, जिसमें कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, बताना है कि कौन सा इन 4 विकल्प में से सही है। पहला प्रश्न है हमारा कि कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से यदि पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। तो यदि कोई व्यक्ति उल्टी और दस्त से पीड़ित होगा तो उसे चिकित्सक है, डॉक्टर हैं, ORS घोल लेने की सलाह देंगे। दूसरा हमारा जो विकल्प है वह है कि यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन की कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। तो यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी आती है तो रासायनिक पाचन है जो वह सबसे अधिक प्रभावित होगा। अगला हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वह है कि छोटी आंत, जिसे कि क्षुद्रांत भी कहा जाता है, कि आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है। तो जो दीर्घ रोम है, जो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं, यह जो सतह क्षेत्र है इसको बढ़ा देता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा और हम लिखेंगे कि बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। हम अपना अगला विकल्प देखते हैं कि कृमानुकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। तो जो कृमानुकुंचन की जो क्रिया है वह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने का कार्य करता है। ये हमारा विकल्प नंबर, जो ऑप्शन नंबर डी है, वह सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले विकल्प पर। तो हमारा अगला जो विकल्प है वह है कि क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्योंकि यह वह जगह है जहां पर पोषक तत्व, जो भोजन के पोषक तत्व हैं, जो सरल पोषक तत्व होते हैं उसमें टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित
हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट है वह है, उसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रिक्त स्थान दिए गए हैं। नंबर 1, खाद्य पदार्थों का जटिल खाद्य पदार्थों में जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन क्या खालिस्थान कहलाता है? तो ये पाचन कहलाता है। जब जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में टूटते हैं तो इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। दूसरा खालिस्थान है कि खालिस्थान कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो स्टारफिश है जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तीसरे नंबर का जो खालिस्थान है वह है कि आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया खालिस्थान कहलाती है, कहते हैं। तो आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वह अंतःग्रहण कहलाती है। अगला खालिस्थान है हमारा कि स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर खालिस्थान कलिकाएं होती हैं। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। पांचवें नंबर का जो हमारा खालिस्थान है जिसमें हमसे पूछा गया है कि आमाशय को में खालिस्थान का श्रावण होता है। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह आमाशय की आंतरिक दीवारों से स्रवित होता है। तो इसमें हम भरेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अब हम चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो सही क्रम में जमाने के लिए हमें सबसे पहले जो क्रिया आती है वह आती है अंतःग्रहण की। तो सबसे नंबर 1 पर हम लिखेंगे अंतःग्रहण। अंतःग्रहण के बाद भोजन का होता है पाचन, और पाचन के बाद भोजन आहार नाल में आगे जाता है और उसका छोटी आंत में क्या होने लगता है, अवशोषण। अवशोषण के बाद भोजन का अगला चरण आता है जिसे कहा जाता है स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद अपचित जो भोज्य पदार्थ बचता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसका निष्कासन कर दिया जाता है। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा कि अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो है पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो जो पित्त है यकृत, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे लीवर भी कहते हैं। तो पित्त लीवर में निर्मित होता है एवं यह क्या कहाँ पर, पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। पित्ताशय एक थैली नुमा संरचना होती है और इसी पित्ताशय में पित्त रस क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा? तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि क्या होता है, जब हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो भोजन है जो भोजन के कुछ कण हैं आहार नाल की अपेक्षा, भोजन नली की अपेक्षा कहाँ पर, श्वास नली में कुछ कण प्रवेश कर जाते हैं, और श्वास नली में प्रवेश करने के कारण ही हमें खांसी उठने लगती है और हिचकी आने लगती है। और शायद यही जो क्रिया है पहेली के साथ हुई होगी। संभवतः हम ऐसा मान सकते हैं कि उसने जल्दी जल्दी भोजन किया तो भोजन के कुछ कण उसकी श्वास नली में चले गए और ऐसा ही होने से उसे खांसी आने लगी और हिचकी आने लगी। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो भोजन हमारे लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए और हमारे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य आदि के लिए आवश्यक होता है। भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तभी तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रोटी के टुकड़े को जब हम मुंह में चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब हम रोटी के टुकड़े को चबाते हैं तो रोटी के टुकड़े में उपस्थित जो स्टार्च, जो कि एक बृहद कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये अपने सरल रूप में, सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, विखंडित होता है। और सरल कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में होती है और शर्करा मीठी होती है। तो इस प्रकार से जब बृहद कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट में विखंडित होता है
तो उसमें जो मिठास होती है शर्करा में, वो हमारी जो स्वाद कलिकाएं होती हैं हमारी जीभ पर, उसके कारण से हमें रोटी कुछ समय बाद कैसी लगने लगती है, मीठी। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि जब हम रोटी को चबाते हैं तब उसमें उपस्थित स्टार्च बृहद कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो बृहद कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा जो कि सरल कार्बोहाइड्रेट है, इसमें विखंडित हो जाता है और इसी शर्करा के कारण हमें रोटी मीठी लगने लगती है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत होती है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि दोनों में प्रश्न है जो कि बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है, और यदि नहीं होता है, कुछ भिन्न है, तो उसका विवरण लिखें। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो घास खाने वाले जानवर और मनुष्य हैं, इनमें जो पाचन की क्रिया है एक समान नहीं होती है, इनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। उन भिन्नताओं को हम देखते हैं। जैसे नंबर 1, घास खाने वाले जो जानवर हैं उनका आमाशय होता है जो वो 4 भागों में बटा रहता है, जबकि मनुष्यों का आमाशय एक ही होता है, एक ही भाग में होता है। और घास खाने वाले जानवरों का आमाशय 4 भाग में बटा होता है। तो एक अंतर तो यही हो गया। और अगली भिन्नता हम बता सकते हैं कि जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके आमाशय में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलोज, जो कि एक बृहद कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, सेल्यूलोज का पाचन करने में सहायक होते हैं, जबकि मनुष्यों की आहार नाल में इस प्रकार के कोई जीवाणु नहीं पाए जाते हैं और मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन भी नहीं कर सकते। तो एक भिन्नता ये देखने को मिलती है। और इस प्रकार के जानवर हैं जो जुगाली करते हैं और जबकि मनुष्य जुगाली नहीं करता। तो इनके जो पाचन तंत्र में है, घास खाने वाले जानवर और मनुष्यों का जो पाचन तंत्र है, इनमें कुछ इस प्रकार की हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और हम इस प्रकार से इसका उत्तर है जो वो दे सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है। तो हम इस चीज को पहले पढ़ चुके हैं कि जो आमाशय की आंतरिक सतह है उससे स्रावित होने वाले जो अम्ल है उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आमाशय की आंतरिक दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि जैसे हमने भोजन किया तो हमारे भोजन करने के साथ कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो मुंह में ही लार के माध्यम से नष्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अनेक ऐसे जीवाणु होते हैं जो नष्ट नहीं हो पाते हैं और हमारे भोजन के साथ आमाशय तक पहुंच जाते हैं। तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ आमाशय तक पहुंच जाते हैं। और इसके साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आमाशय का जो माध्यम है, जो आमाशय में भोजन उपस्थित होता है उसका माध्यम अम्लीय बना देता है। कैसा बना देता है? अम्लीय। तो इस अम्लीय माध्यम में पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और हमारे जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनके पाचन में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो वह है कि दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। तो दीर्घ रोम है जो वो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर, जो छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर कुछ उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से। और उंगली के समान ये संरचनाएं, इन्हीं संरचनाओं को दीर्घ रोम कहा जाता है। और इनका कार्य क्या है? तो जब भोजन आता है जब, तो ये इनके तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर होते हुए भोजन क्या होता है, इनके अंदर भर जाता है और अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। तो छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर जो उंगली के समान ये संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम। और ये क्या करते हैं? पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है कि यदि मनुष्य के रदनक दांत ना होते तो क्या होगा। तो मनुष्य का जो जबड़े हैं, मनुष्य के जबड़े में जो रदनक दांत पाए जाते हैं उनका मुख्य कार्य होता है भोजन को काटना, चीरना, फाड़ना और चबाने में
मदद करना। और यदि ये दांत हमारे जबड़े से अनुपस्थित हो जाएं, रत्नक दांत ना हो, तो मनुष्य को भोजन चबाने में कुछ परेशानी आ सकती है, सही तरीके से नहीं चबा पाएंगे और जिससे हमें अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एवं भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनके अवशोषण में भी समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब भोजन को अच्छी तरह से चबाया नहीं जाएगा तो भोजन के कण के टुकड़े छोटे नहीं होंगे और इस प्रकार से अवशोषण में भी समस्या आएगी। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है। तो दूध के दांत हैं जो बच्चों के जन्म, जो शिशु है जन्म के बाद दांत निकलते हैं। तो सबसे पहले जो दांत निकलते हैं वो कौन से दांत कहलाते हैं? दूध के दांत। ये लगभग 8 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं और इन दूध के दांत हैं जो ये कैसे होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं। जबकि स्थायी दांत, जब ये दूध के दांत गिरते हैं तो उन्हीं के स्थान पर उगते हैं और जीवन भर रहते हैं। हो सकता है कि वृद्धावस्था में ये दांत कभी कभी टूटने भी लगते हैं, लेकिन दूध के दांत और स्थायी दांतों में मुख्य अंतर यही है कि दूध के दांत बचपन में निकलते हैं और लगभग 8 वर्ष की आयु तक रहते हैं और उन्हीं के स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं, और जो कि हम स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उसके भागों के नाम लिखिए, मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो देखिए, जो पाचन तंत्र का जो चित्र है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में चित्र क्रमांक 2.2 में दिया गया है, उसे आप देख करके यहाँ पर बना सकते हैं। इसके भाग हैं जो हम उनको देखते हैं। तो मानव पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग हैं वो है मुख गुहिका। मुख गुहिका से क्या किया जाता है? भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। ग्रासनली संकुचन द्वारा भोजन को नीचे खिसकाने का कार्य करती है। आमाशय का जो मुख्य कार्य है, अम्ल स्रावित करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और वहीं पर प्रोटीन का पाचन भी होता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत, इसमें जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है छोटी आंत में। बृहद्रांत जल एवं लवणों का अवशोषण करती है और मलद्वार के द्वारा मल को बाहर निष्कासित किया जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पर लार ग्रंथियां, लीवर, अग्नाशय, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये भी जो हमारा पाचन तंत्र है उनके मुख्य भाग के अंतर्गत ही आती हैं, ये ग्रंथियां हैं, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जो हमारा वह है कि निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। नंबर आ है जो वो है अंतःग्रहण, कि आखिर अंतःग्रहण क्या है। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले आहार या भोजन को जो शरीर के अंदर लेने की क्रिया होती है वह अंतःग्रहण कहलाती है। जो अंतःग्रहण की क्रिया है विभिन्न जीवों में अलग अलग हो सकती है, जैसे कि मनुष्य में मुख के द्वारा, मच्छर में चूषण के द्वारा। इस प्रकार से जो जीव जंतु हैं सभी में भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया है, अंतःग्रहण की जो क्रिया है, अलग अलग हो सकती है। चलिए इसके बाद है श्वांगीकरण, कि आखिर श्वांगीकरण क्या है। तो अवशोषित पदार्थों को रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो देखिए, जब छोटी आंत से जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनके द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। अब क्या होता है, इन सरल पदार्थों का ही उपयोग जटिल पदार्थों का, शरीर में जिन पदार्थों की फिर आवश्यकता होती है इन्हीं सरल पदार्थों से उनका निर्माण किया जाता है और इसी क्रिया को कहा जाता है श्वांगीकरण। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि अवशोषित पदार्थों को रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। इस प्रक्रम को श्वांगीकरण कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है
कि जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा, इसमें पाचन की क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, चित्र आप पाठ्य पुस्तक से बना लीजिएगा, जो कि 2.10 चित्र क्रमांक में दिया गया है, उसको आप बना लीजिएगा। और इसमें जो पाचन की क्रिया है कुछ इस प्रकार से होती है कि जो अमीबा है, अमीबा में खाद्य धानी होती है। जैसे अमीबा को हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा को हम कैसे ही बना सकते हैं, इसमें इसके अंदर कुछ खाद्य धानियां दी जाती हैं। जब इसको भोजन, जब अमीबा को भोजन दिखाई देता है तो ये क्या करता है कि इस प्रकार से, जब अमीबा को क्या होता है, भोजन दिखाई देता है, तो अमीबा भोजन को देख करके, जैसे यहाँ भोजन दिखाई दिया तो वो इस प्रकार से अपने शरीर को बदल कर यहाँ से भोजन को अंतर्ग्रहण कर लेता है। और ये जो भोजन का कण है, अंततः इसकी खाद्य धानी में, अमीबा की जो ये अंदर खाद्य धानियां होती हैं, ये भोजन कण उनके अंदर चला जाता है और इन्हीं खाद्य धानियों में पाचक रसों का श्रावण होता है, मतलब पाचक रस इन्हीं खाद्य धानियों से निकलते हैं। तो यहीं पर इस खाद्य पदार्थ का जो पाचन हो जाता है और इसके बाद जो शेष अपशिष्ट बचता है, इन्हीं प्रकार की खाद्य धानियों से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चित्र आप पाठ्य पुस्तक से देख करके बना सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अमीबा में पाचन है जो खाद्य धानी में होता है, खाद्य धानी में भोज्य पदार्थ फंस जाता है, जहां पाचक रस स्रावित होते हैं। ये पाचक रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में बदल देते हैं और पाचन करते हैं। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो देखिए, दांतों का जो व्यवस्था चित्र है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में 2.3 में दिया गया है और इसको आप पाठ्य पुस्तक से देख करके बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो दांत हैं उनको हम कुछ इस प्रकार से उनके कार्य बता सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले कृंतक दांत। तो कृंतक जो दांत होते हैं उनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य भोजन को काटने का होता है। रत्नक दांत हैं जो, इनका काम भोजन को चीरने फाड़ने का होता है। अग्रचवर्णक चबाने एवं भोजन को पीसने का कार्य करते हैं और चवर्णक दांत भी भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से आप दांतों के नाम और उनके कार्य को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका नामांकित चित्र आप पाठ्य पुस्तक के चित्र 2.7 में देख करके बना सकते हैं, जिसमें ग्रसिका में भोजन की गति का चित्र दिया हुआ है। इसके बाद अगले प्रश्न में भी हमें चित्र बनाना है, जो कि यह घास खाने वाले जंतु में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र भी चित्र क्रमांक 2.9 हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिसमें रोमंथी जानवर के आमाशय का चित्र बना हुआ है और इसी चित्र को आपको यहाँ पर बनाना है। तो आप पाठ्य पुस्तक से इसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है कि हमें इनके जो उत्तर हैं किस प्रकार से देने हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य में क्या करना है, इसमें हमसे पूछा गया है कि प्राणायाम क्यों आवश्यक है और धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर पोस्टर का निर्माण करना है और एक नारा भी लिखना है। तो देखिए, प्राणायाम क्यों आवश्यक है, तो सबसे पहले इसका उत्तर देना है कि प्राणायाम करने से हमारा जो स्वास्थ्य है वह कैसा रहता है, अच्छा रहता है। हमारे शरीर में रक्त प्रवाह है जो संपूर्ण शरीर में अच्छी तरह से होता है, जिससे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। और इससे हमारा मन और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, इससे हमें दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है।
नारा आप अपने मन से कुछ और भी दे सकते हैं। ये मैंने अपने मन से लिख दिया है। आप अपने मन से भी नारा है जो वो बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें जो पोस्टर बनाना है, ये इस प्रकार का आप कोई भी पोस्टर बना सकते हैं जिसमें धूम्रपान करने के लिए निषेध किया गया हो। आप अपने मन से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद है कि जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए हमें 1 लीटर पानी, जो कि पानी उबला हुआ हो और उबालने के बाद उसको ठंडा कर लिया गया हो, तो उस पानी में हमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी शक्कर मिलानी है और इसे अच्छी तरह से मिलाकर ठंडा होने दें। और इस प्रकार से हमारा जो जीवन रक्षक घोल है वो तैयार है। इसके उपयोग क्या क्या हैं? तो इसके उपयोग में जैसे यदि हमें कभी उल्टी दस्त होते हैं तो इससे क्या होता है, शरीर में जल की कमी होने लगती है और जब हम ये ओआरएस घोल या जीवन रक्षक घोल लेते हैं तो इस जल की कमी को दूर किया जा सकता है। यदि हमारे शरीर में जल की कमी अर्थात निर्जलीकरण और किसी अन्य कारण से भी हो, तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको पीने से हमें हमारे शरीर की जो निर्जलीकरण जल की कमी है वो दूर होती है और हमारे शरीर को स्फूर्ति मिलती है। और शरीर में जो जीवन रक्षक घोल है, इसको जो पीने से शरीर में खनिज लवण की मात्रा भी संतुलित रहती है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे प्रश्न हैं जो उनको सॉल्व कर लिया है और आप देख ही चुके हैं कि हमने कैसे इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आप इस प्रकार से इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप दे सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।